जीवन में कभी कभी बड़ी विजय प्राप्त करने के लिए हमें छोटी छोटी पराजय स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि वही उस समय और परिस्थिति की मांग होती है। इसलिए ये याद रहे कि हर एक हार यानी पराजय लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में अवरोध या रुकावट नहीं होती, कुछ सीढ़ियां बनाकर हमें अपने लक्ष्य की ओर करीब लेके जाती हैं। नमक और चीनी दोनों ही देखने में एक समान लगते हैं, दोनों ही पानी में भी आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां एक और नमक पानी में घुलने के बाद उसके स्वाद को खारा बना देता है, वहीं दूसरी ओर चीनी उसमें घुलने के बाद उसके स्वाद को मीठा बना देती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी हम अलग अलग इंसानों से मिलते हैं। कुछ नमक की तरह हमारे जीवन का खारापन बढ़ा देते हैं, तो कुछ चीनी की तरह हमारे जीवन में मिठास को बढ़ा देते हैं। इसलिए व्यक्ति के रूप रंग को नहीं, उसके गुणों को महत्व दीजिए। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं देश से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। और संसद की बड़ी खबरों पर नजर डालें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2020 और 2021 के बीच देश में 44 यूनिकॉर्न की पहचान की गई है, जो भारत की प्रतिभा और नवाचार का प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार में लोगों के वित्तीय समावेश और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अमृत काल की दिशा में कदम बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि जनधन योजना के कारण सभी भारतीय वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़े हैं और आज इन खातों में 1.57 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 2 करोड़ से अधिक तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, sir, 3 crores of houses have been sanctioned, of which more than 2 crore houses have already been completed in this country. And therefore, Amrit Kal, it will be from now for all these people leading towards India at 100. राज्यसभा में आम बजट 2022-23 पर चर्चा जारी है। विपक्ष ने आम बजट में सरकार पर गरीबी की पूरी तरह से अनदेखी करने का आरोप लगाया। विपक्ष के सदस्यों ने दावा किया कि बजट में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं है। किसानों की आय दुगनी होने के बजाय कृषि की लागत दुगनी हो गई है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। ये थी देश की संसद से जुड़ी बड़ी खबरें। और आइए अब देश की बड़ी खबरों पर यानी राष्ट्रीय सुर्खियों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों के 58 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सुबह 7 बजे शुरू वोटिंग शाम 6 बजे तक चली। पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान की खबर है। पहले चरण के तहत राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण के चुनाव में कुल 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में वोटिंग हुई। इधर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। विपक्ष पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ नेताओं के परिवार के विकास के लिए काम करती थी, लेकिन योगी सरकार समाज के हर व्यक्ति के लाभ के लिए काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति आज राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे। संसद भवन स्थित कार्यालय में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ राजस्थान में हाईवे, एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के तहत सोहना से दौसा का काम
मई तक पूरा हो जाएगा, जिससे दिल्ली जयपुर की दूरी 2.5 घंटे रह जाएगी। राजस्थान की सीमा में 374 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम अगले साल फरवरी में पूरा होने की संभावना है। इसके बाद कोटा से दिल्ली महज 4 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस पर 14,707 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आरबीआई ने कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने को लेकर प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में लगातार 10वीं बार कोई बदलाव नहीं किया है। इसे 4% के निचले स्तर पर बरकरार रखा है। नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही आरबीआई ने मुद्रास्फीति की ऊंची दर के बीच नीतिगत मामले में उदार रुख को बरकरार रखा है, यानी हाल फिलहाल नीतिगत दर में वृद्धि की संभावना नहीं है। साथ ही रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर यथावत रखा गया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नए आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया है। रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति का ऐलान हुआ है। इस बीच नीतिगत ब्याज दरों को यथावत रखने के रिजर्व बैंक के फैसले का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। बीएसई सेंसेक्स में 460 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि एनएसई का निफ्टी एक बार फिर 17,600 अंक के स्तर को पार कर गया। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख से भी घरेलू शेयर बाजारों को मजबूती मिली। केंद्र सरकार ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें 7 दिन के होम आइसोलेशन और 8वें दिन आरटीपीसीआर जांच कराने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। जारी संशोधित दिशा निर्देश 14 फरवरी से लागू होंगे। मंत्रालय ने अब जोखिम वाले देश की श्रेणी को खत्म कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक यात्रा से 72 घंटे पहले नेगेटिव आरटीपीसीआर को अपलोड करने के अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। देश में कोविड-19 संक्रमित मामले लगातार घट रहे हैं और दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 4.44% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुल मिलाकर कोविड-19 की स्थिति बहुत आशावादी है, लेकिन केरल और मिजोरम सहित कुछ राज्यों में अब भी संक्रमण दर ज्यादा है। 4 राज्य केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में 50,000 से अधिक सक्रिय केस हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नए मामलों में कमी आने के बावजूद सभी को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते रहना चाहिए और सतर्क रहना होगा। और आइए राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद अब एक नजर देश के चारों कोनों से राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 साल गोवा वासियों के लिए समृद्धि, स्थिरता और विकास के होंगे और ये काम केवल बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। चुनाव आयोग ने मणिपुर विधानसभा चुनाव की तारीखों में संशोधन किया है। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी की बजाय अब 28 फरवरी को होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। पहलवान द ग्रेट खली और दिलीप सिंह राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि को 1 लाख तक बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही 1000 करोड़ रुपए की लागत से बाजारों में पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि 3 और महिला पुलिस बटालियन बनाई जाएंगी। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए 3000 पिंक पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हरिद्वार में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और राज्य के लोगों से 4 बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने, न्याय योजना लागू करने के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का वादा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में रोड शो कर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता को उनको वोट देना चाहिए जो उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर में चुनाव प्रचार के दौरान जीत का दावा किया। कहा कि प्रदेश में डबल इंजन का विकास बोल रहा है। जनता बीजेपी के साथ है और बीजेपी प्रदेश में 60 का आंकड़ा पार करने जा रही है। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद बीजेपी के 4 विधायकों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने अगरतला के एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर
और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की प्रक्रियाओं की समीक्षा की। उन्होंने दावा किया कि हेल्पलाइन नंबर से अब तक 80% शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बारपेटा सत्र के सत्राधिकारी वशिष्ठ देव शर्मा ने से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने के निर्देश भी दिए। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की अस्थियां नासिक में गोदावरी नदी के तट पर पवित्र रामकुंड में प्रवाहित की गईं। दिवंगत गायिका की बहन उषा मंगेशकर, भतीजा आदिनाथ मंगेशकर और परिवार के अन्य सदस्यों ने घोड़ा घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट की 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला आने तक स्कूल और कॉलेज में धार्मिक पोशाक पहनकर आने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि शांति कायम करना सबसे जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है। आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एसआईटी ने 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। अटल सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इस सुरंग के निर्माण में संगठन की शानदार उपलब्धि के लिए पुरस्कार हासिल किया। ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। और राज्यवार सुर्खियों के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी आदेश के खिलाफ न्यूजीलैंड में चल रहे विरोध प्रदर्शन के तीसरे दिन पुलिस ने वेलिंगटन में संसद भवन के बाहर सड़क पर डेरा डाले दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियां संसद के स्पीकर ट्रेवो मालार्ड द्वारा सड़कों को बंद कराने के दुर्लभ आदेश जारी किए जाने के बाद हुई। प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने देश के अन्य हिस्सों में तैनात लगभग 100 अतिरिक्त अधिकारियों को बुलाया। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों के खुद हटने का इंतजार करने के लिए तैयार लग रही थी, क्योंकि अधिकारियों ने धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए एक लाइन बनाई और लोगों को जाने का आदेश दे दिया। यूक्रेन संकट में कमी लाने और कूटनीतिक रास्ता अपनाने पर जोर डालने के मद्देनजर चर्चा के लिए रूस पहुंची ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ बैठक की। लिज ट्रस ने रूस को चेताया है कि पड़ोसी यूक्रेन पर हमला करने के गंभीर परिणाम होंगे और इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने रूस से अनुरोध किया कि वो यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने के अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते की प्रतिबद्धता का पालन करे। रूस ने यूक्रेन की सीमा के करीब 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती के साथ ही इस क्षेत्र में सैन्य युद्धाभ्यास शुरू किया है। हालांकि रूस कह रहा है कि उसके अपने पड़ोसी पर हमले की कोई योजना नहीं है। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। और आज की खास गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज दोपहर 2:25 पर कासगंज उत्तर प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा लोकसभा की आज की कार्यसूची में प्रश्नकाल के दौरान आयुष, रसायन और उर्वरक, रक्षा, विदेश, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विधि और न्याय, पत्तन पोत, परिवहन और जलमार्ग और महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्रश्न पूछे जाना सूचीबद्ध है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सदन की कार्यसूची में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्रों को पटल पर रखा जाएगा। वहीं नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा भी आज की कार्यसूची में शामिल है। वहीं आज शुक्रवार है, इसलिए सदन का दोपहर बाद का समय प्राइवेट मेंबर बिजनेस यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए सुनिश्चित है। राज्यसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। वहीं आज लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति और आवास और शहरी मामले पर स्थायी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। और यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चेन्नई में खुले स्ट्रेस बस्टर रेस्टोरेंट की तस्वीरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार बताएंगे आपको आज के दिन से जुड़ा इतिहास।
संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा, सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आज सुबह 9 बजे संसद टीवी पर। Those in favor please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ, ayes have it. The bill is passed. हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की, और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज की तारीख यानी कि 11 फरवरी के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज है। 11 फरवरी वर्ष 1847 को महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ था। साल 1878 में एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। वर्ष 1880 में एडिसन को इसका पेटेंट दिया गया। उनके सबसे बड़े आविष्कारों में से एक बिजली के बल्ब के आविष्कार में ये 10,000 से अधिक बार असफल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एडिसन को अपने जीवन काल में कुल 1093 पेटेंट मिले थे, जो उनकी कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग और मोशन पिक्चर के क्षेत्र में भी कई आविष्कार किए थे। 11 फरवरी वर्ष 1990 को नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली थी। मंडेला को जून 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नेल्सन मंडेला को दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार किया जाता है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद इन्होंने शांति बहाल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विश्व शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से नवाजा गया। साल 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। और आपको बता दें कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को समय के हिसाब से प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद के नाम की विचारधारा दी। वो एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अलावा साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में कई लेख लिखे जो अलग अलग पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। दुनिया को एकात्म मानववाद की वैज्ञानिक सोच से परिचित कराने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक गंभीर दार्शनिक और गहन चिंतक थे। इसके साथ वो एक ऐसे समर्पित संगठनकर्ता और नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के ऊंचे आयाम स्थापित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश की पवित्र ब्रजभूमि में मथुरा के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा राजस्थान के सीकर में हासिल की। दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट की परीक्षा
पिलानी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की। उन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से 1939 में ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में हासिल की। अंग्रेजी साहित्य में एमए की पढ़ाई के लिए आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि ममेरी बहन की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। दीनदयाल उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। वे जीवन भर अविवाहित रहे। कानपुर में स्नातक करने के दौरान अपने मित्र बलवंत महाशब्दे की प्रेरणा से 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय नानाजी देशमुख और भऊ जुगड़े से हुआ। सरकारी नौकरी में चुने जाने के बावजूद उन्होंने राष्ट्र और समाज सेवा को ही चुना। 1942 में प्रयाग से बीटी का कोर्स पूरा करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय ने संघ शिक्षा वर्ग का द्वितीय वर्ष पूरा किया और संघ के पूर्णकालिक प्रचारक होकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में आ गए। अपनी कर्मठता से 3 वर्ष में ही 1945 में वे उत्तर प्रदेश प्रांत के सह प्रांत प्रचारक बन गए। दीनदयाल उपाध्याय ने आरएसएस के माध्यम से देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और देश में राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 21 सितंबर 1951 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक राजनीतिक सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसी सम्मेलन में देश में एक नए राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ की राज्य इकाई की स्थापना हुई। इसके 1 महीने बाद 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। जनसंघ की स्थापना के साथ ही दीनदयाल उपाध्याय का जीवन 2 भागों में समर्पित हो गया, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जनसंघ। भारतीय जनसंघ को देश की राजनीति में स्थापित करने में दीनदयाल उपाध्याय का नाम अग्रणी नेताओं में गिना जाता है। 1952 में उन्हें जनसंघ का महामंत्री नियुक्त किया गया। 1952 से 1967 तक लगातार वे जनसंघ के नीति निर्धारक और पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाते रहे। इस दौरान वे पार्टी की नीति, रीति, संगठन, चुनाव, आंदोलन सबका संचालन करते रहे। दीनदयाल उपाध्याय में संगठन का अद्भुत कौशल था। दिसंबर 1967 में जनसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन कालीकट में हुआ। इसमें दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दीनदयाल उपाध्याय की राजनीति का अनोखा अंदाज भी आज के दौर के राजनेताओं को सीख देता है। संघ से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने आलोचनाओं को हमेशा स्थान दिया और राजनीति के हर तबके से सम्मान हासिल किया। देश की नीतियों और अर्थ जगत पर भी उनकी गहरी नजर थी। वो चाहते थे कि सत्ता पक्ष की हर नीति की मंजिल देश की अंतिम पंक्ति में खड़ा नागरिक हो। अंत्योदय की ये सोच आज भी देश के नीति नियंताओं के लिए प्रेरणादायी और प्रासंगिक है। इस तरह राजनीति हो, साहित्य हो, अर्थव्यवस्था हो या मानव कल्याण की बात, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हर विषय पर अपने विचार रखे और उनके आधार पर भविष्य का जो खाका पेश किया वो आज भी अहमियत रखते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे आप देख सकते हैं संसद में आज, और 10 बजे देखिए राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। दोपहर 3 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं संसद संवाद, और 3:30 बजे कमेटी रिपोर्ट। 4 बजे से देखिए लोकसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, और रात 9 बजे देखिए विशेष कार्यक्रम डिप्लोमेटिक डिस्पैच। रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव, और रात 10 बजे संसद की दिन भर की कार्यवाही पर आधारित इंग्लिश बुलेटिन हाउस हाईलाइट। 10:30 बजे दिन भर की कार्रवाई पर हिंदी बुलेटिन देखिए सदन दिन भर, और 11 बजे लोकसभा से क्वेश्चन आवर। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते हम आपको लेकर चलते हैं हमारे देश के एक ऐसे गांव में जिसे कहते हैं कलाकारों और गायकों का गांव।
आइए जाते जाते चलते हैं हरियाणा के पलवल जिले के बंचारी गांव। बंचारी गांव वो गांव है जहां से होती है ब्रज की पवित्र भूमि की शुरुआत। बंचारी गांव कृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ जी का गांव है और इस गांव का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। इस गांव ने कई खिलाड़ी, कई सेना के जवान देश को दिए हैं, लेकिन इस गांव से जुड़ी जो चीज जो सबसे खास है वो है गायकों और नगाड़ा वादकों की टोली। बंचारी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आई है। गांव के बुजुर्ग अपनी आने वाली पीढ़ी को ये कला हस्तांतरित करते हैं और फिर ऐसे ही परंपरा आगे चलती है। तो आइए मिलते हैं इन कलाकारों से और इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक सुबह 8 बजे। अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार। बंचारी गांव में भैया जीवो रेखाधारी, बंचारी गांव में भैया जीवो रेखाधारी, चंद्रवान छाजू नथन जनादयु बंचारी, और मच गई जय जयकार, मच गई जय